तो गुड आफ्टरनून सभी को। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। मेरा नाम योगेश्वर है और मैंने बीटेक किया था आईआईटी कानपुर से। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे देता हूँ। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किसका? रिडॉक्स रिएक्शन का जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला पार्ट है, हम उसको सॉल्व करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सीबीएसई का बदला हुआ पैटर्न है उसमें टर्म 1 जो आपका होगा उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, या एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल सोर्स है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, क्योंकि वो वेरीफाइड सोर्स है। जहां वेरीफाइड इन द सेंस कि वो सीबीएसई ने खुद रिकमेंड किया है। एनसीईआरटी की बुक सीबीएसई खुद रिकमेंड करता है, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि टीचर्स अवॉइड कर देते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाना। तो इसलिए मैंने सोचा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमें करना चाहिए। उससे हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और हमें पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। जो क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखे हैं ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट यूज करके हमारे जो मेन एग्जाम है उसमें भी उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं। अगर आप अपना परफॉर्मेंस को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने में अगर आप योग 10 प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाता है। और ये हर हर सब्सक्रिप्शन के लिए वैलिड है, चाहे भले ही वो सीबीएसई सब्सक्रिप्शन हो या कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन हो। अगर आपको अनअकैडमी किसी भी वीडियो में कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है, चाहे वो आपका कॉन्सेप्चुअल वाइज हो या फिर आपका एडुकेटर का बिहेवियर सही ना हो उस वीडियो में, तो आप उस चीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको रिपोर्ट कैसे करना है? आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा बक्स बाउंटी करके, आप उसको भर दीजिए। और अगर आपका जो कंसर्न है वो सही पाया गया तो आप प्राइस मनी जीत सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं? आपको अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो। आपको हर डाउट का हाई क्वालिटी हिंदी और इंग्लिश वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। आपको एग्जैक्ट मैचेस दिए जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के, और आपको असिस्टेंट दी जाएगी आपके होमवर्क करने में। ठीक है। कल यानी कि 24 अक्टूबर को 1 बजे कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें आपका क्या देखा जाएगा? आपको कुछ नहीं करना है, आपको योग 10 प्रोमो कोड यूज करके रजिस्टर करना है आपको। इस एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा? इस एग्जाम में आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 घंटे के अंदर। टेस्ट आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक मैथ्स के और इस तरह के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं। तो और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप कर सकते हैं 30 के 30 आप 60 मिनट में कर सकते हैं। और ये टेस्ट आप अपने फ्री में दे सकते हैं अपने टेस्ट एंड्रॉइड फ़ोन पे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है सभी कोर्सेज का। आप अपने घर से सभी कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं, आप लेक्चर दे सकते हैं, वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग और आंसर राइटिंग सेशन होते हैं। आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। आपको ग्रुप मेंटरशिप और गाइडेंस दी जाती है। आपको जो स्टडी मटेरियल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है और बैच कोर्स होता है जो पीयर बन जाता है, जिससे आप अपने दोस्तों से बात करके अपने जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। जो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइस है वो 24 महीने का आपका 25,000 रुपये, यानी कि 1 महीने का आपका 1,042 रुपये पड़ेगा अगर आप 24 महीने का लेते हैं। तो अगर आप इसमें भी योग 10 प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो अनअकैडमी का दूसरा सब्सक्रिप्शन आता है वो आइकॉनिक आता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या फ़ायदे हैं? इसमें आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है जो आपको 1-to-1 गाइड करता है। आपके लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं जिसमें आप 1-to-1 अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको वीकली रिपोर्ट मिलती है जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस होता है कि आपने कितनी क्लासेस अटेंड करी, आपका परफॉर्मेंस क्या रहा टेस्ट और क्विजेज में। पेरेंट कनेक्ट होता है। पेरेंट कनेक्ट से आपके पेरेंट और एडुकेटर दोनों मिलकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपके लिए क्या बेहतर है वो बनाते हैं। आप स्टडी प्लानर के थ्रू अपना ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है, कि आपको रिवीजन कब करना चाहिए, आपको नया चैप्टर कब स्टार्ट करना चाहिए। और जो आपको प्लस के बेनिफिट्स हैं वो तो आपको सभी मिलते ही मिलते हैं। इसका जो प्राइस है वो 24 महीने का आपको 48,000 रुपये पड़ेगा, यानी कि 1 महीने का 2,000 रुपये। इसमें भी अगर आप योग 10 प्रोमो कोड यूज़ कर लेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि आपका जो प्राइस है 48,000 उसमें आपको 4,800 रुपये बच जाएंगे। और आपको जो रिमेनिंग है आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी अनअकैडमी का ऑफर चल रहा है, मेगा फेस्टिवल ऑफर, जिसमें आपको अगर आप 12, 15 और 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीने के लिए 4 महीने के लिए फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन और सीबीएसई सब्सक्रिप्शन मिलता है। अगर 24, 36 और 48 महीने का लेते हैं आपको दोनों 6-6 महीने के लिए फ्री मिलते हैं। अगर आप 60, 72 और 84 महीने के लिए लेते हैं तो आपको दोनों 8-8 महीने के लिए फ्री मिलते हैं। और ये शुरुआत के 500 सब्सक्रिप्शन के लिए वैलिड है। हर सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलता है। और ये
जो भी आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें ये ऑफर आपको 10%, जैसे आपने मान लो योग10 प्रोमो कोड यूज करा तो आपको 10% तो ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, और उसके साथ एडिशनल ये 4 महीने और फ्री मिलेंगे। ठीक है, चलो अब देख, आज शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। कौन सा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? रिडॉक्स रिएक्शन के। इसमें हम देखो क्या क्या करने वाले हैं। इसमें हम सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस करेंगे और मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि यही आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सिंगल करेक्ट और मल्टी करेक्ट हम दोनों करके देखेंगे, और कैसे आंसर निकालना है, कैसे अप्रोच करना है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ध्यान से देखते रहना, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, ताकि आप लास्ट में ये चीज़ भी लगा पाओ कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे थे। ठीक है ना, आप लास्ट में ये भी सही से बता पाओ कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे थे। चलो आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए आप ऐसा करो कि 30 सेकंड टाइम लो, खुद सोचो कि क्या होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे। 30 सेकंड बाद मैंने टाइमर लगा दिया है। 30 सेकंड बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो क्या अप्रोच रहेगी। देखो आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर चीज़ इंपॉर्टेंट है अप्रोच, कि हम कैसे अप्रोच करें किसी क्वेश्चन को, हम अप्रोच कैसे करें। अगर हमसे पूछा है कि कोई हमारा ये बता दो इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी नहीं है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन सी इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्या फॉर्मूला लगाऊं, क्या ट्रिक लगाऊं, ये चीज़ हम देखेंगे। नोट पे ध्यान रखना कि नोट है कि मतलब कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, नोट। ठीक, तो चलो करें क्या इसको, चलो करते हैं। ठीक है ना, करते हैं इसको। सिंपल सा, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पूछे कि रिडॉक्स रिएक्शन बताओ कि कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है जो आपको यूज़ करना है। सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है एलिमेंट्स की, अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है एलिमेंट्स की, तो वहाँ पे क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन हुई है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है तो वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई है। सिंपल सा रूल है, इफ ऑक्सीडेशन नंबर changes then redox reaction takes place। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है तो इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होती है तो यानी नहीं हुआ है। चलो इसमें देखते हैं एक एक करके। पहला है हमारा CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O, ये था। अब इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है नहीं हुई है, किसी एक भी एलिमेंट की अगर हमें चेंज मिल गई तो वहाँ रिडॉक्स चेंज हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 होगा, और अगर ऑक्सीजन -2 है तो कॉपर +2 में होगा, है ना। और यहाँ पे कॉपर अगर +2 में, यहाँ कॉपर क्या है, अकेला है, नेटिव स्टेट है, नेटिव स्टेट में क्या जीरो लेते हैं तो जीरो होगी। यहाँ देखो +2 से जीरो गया है, यानी कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, तो यानी यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हुई होगी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है तो वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन हुई होगी, है ना। अगला देखते हैं। Fe2O3 प्लस CO गिव्स Fe और CO2, Fe2O3 प्लस CO गिव्स Fe प्लस CO2। Fe का देखते हैं, यहाँ पे इसकी -2, ऑक्सीजन की तो -2 होगी। Fe की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अगर मैं इसकी x ले लूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, 2x -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू +3, है ना। अगर यहाँ पे कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना कि +3 कैसा आया है, हमें दोबारा करके दिखा दूंगा। ये +3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, Fe अकेला है, नेटिव स्टेट में तो जीरो होगा, तो +3 से जीरो, यानी यहाँ भी क्या रिडॉक्स रिएक्शन है ये। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज समझ आई है, एक चीज तुम पता क्या, एक एक कॉमन सेंस से क्या चीज कर सकते हो, अगर कहीं पे
कोई एलिमेंट नेटिव स्टेट में और दूसरी साइड अगर वो एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में, जैसे कि यहाँ Fe2O3 कंबाइंड स्टेट में था और यहाँ नेटिव स्टेट में था, यहाँ CO कंबाइंड स्टेट में था और दूसरी साइड पे नेटिव स्टेट में था। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई एलिमेंट एक साइड पे कंबाइंड स्टेट में हो और दूसरी साइड में अकेला हो तो वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन होती ही होती है। ये चीज है, जैसे कि इसका देखते हैं, जॉगली रिएक्शन है हमारी, उसमें इस चीज को समझते हैं। हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है, ये छोटी सी ट्रिक है जिसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। रिएक्शन है 2K प्लस F2 गिव्स KF। मैंने क्या बोला कि अगर एक साइड पे कोई एलिमेंट नेटिव स्टेट में है, यानी किसी से कंबाइन नहीं है, और दूसरी साइड पे वही एलिमेंट किसी से कंबाइन है, यहाँ पे फ्लोरीन पे ध्यान दो, फ्लोरीन यहाँ अकेला है और यहाँ पे पोटेशियम से कंबाइन है, तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगी होगी, चाहे निकाल के देख लो। यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी और यहाँ पे फ्लोरीन की -1 होगी, यानी रिडॉक्स चेंज। लास्ट वाला देखते हैं क्या है। लास्ट वाली रिएक्शन है हमारी बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस प्लस क्या था, HCl 2HCl। अब देखो यहाँ पे देखो कोई भी नेटिव स्टेट में नहीं है, यहाँ बेरियम और क्लोराइड कंबाइन है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन है, यहाँ भी बेरियम सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन है और हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइन है, यहाँ पे कोई नेटिव स्टेट में नहीं है, तो यहाँ पे चांस है कि रिडॉक्स रिएक्शन ना हो। ये एक बार निकाल के देखते हैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर पता लग जाएगा। देखो बेरियम की क्या होती है +2, ग्रुप टू एलिमेंट है, एल्कली है ना, और क्लोरीन की क्या हो जाएगी -1। यहाँ सल्फर की, यहाँ बेरियम की क्या होगी +2, ऑक्सीजन की क्या होगी -2, ठीक है। और यहाँ इसके अगर मैं सल्फर की x मान लूं तो ये x की वैल्यू क्या होगी 2 + x -2 × 4 = 0, ठीक है। तो x -6 = 0, x +6, ये हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा +6, s का क्या होगा +6, ठीक है। h की यहाँ क्लोरीन की -1 होगी और हाइड्रोजन की +1 होगी, है ना। अब यहाँ एक बार निकाल के देखते हैं, हाइड्रोजन की +1 होगी, ऑक्सीजन की -2 होगी, तो देख लो 2 मतलब 2 × 1 2 प्लस x -2 × 4 = 0, x +6 आएगा, निकाल के देख लो चाहे 2, ये सिंपली क्या होगा, यही बन गया सिंपली, अगर देखोगे तो सेम है दोनों, है ना, तो यहाँ +6 होगा सल्फर का। अब देखो बेरियम की +2 थी +2, क्लोरीन की -1 थी -1, हाइड्रोजन की +1 थी +1, सल्फर की +6 थी +6, ऑक्सीजन की -2 थी, ऑक्सीजन की -2, यानी दोनों साइड पे किसी की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, तो इस रिएक्शन में कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, नो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है किसी रिएक्शन में तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। हमने क्या रूल बनाया था कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है तब हम कहेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज होगा तब हम कहेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ था एलिमेंट्स का, लेकिन चौथी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ एलिमेंट्स का, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो हमारा आंसर, हमें यही बताना था कि कौन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो आंसर इसका 4th होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो इसे देखो क्या बोल रहा है, द मोर पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका सिंबल का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ द स्पीशीज टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है स्टैंडर्ड पॉजिटिव वैल्यू होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उतना ज्यादा उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, स्पीशीज टू गेट रिड्यूस, सॉरी रिड्यूस होने की, ठीक है ना। यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडॉक्स कपल गिवन बिलो, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इजी क्वेश्चन है, एक बार बताओ, एक बार खुद से करके देखो कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। मैं एक हिंट दे सकता हूँ कि हिंट है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट हैव more positive और highest positive standard electron potential value। ये है हिंट कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगी। तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है, तुम्हें बताना है कि इनमें से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। और इसका मतलब सिंपली क्या होता है, इसका Fe जैसे ये बोल रहा है Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है मेरा, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेरा प्लस 0.77। ये चीज़ अगर कोई इस तरह से कपल में लिखा है तो इसका मतलब होता है कि इससे मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ, समझ रहे हो। जैसे कि I2 I- लिखा है, I2 I- लिखा है, तो इसका मतलब है कि मैं I2 से I- की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे 2I- बनेगा। इस तरीके से मैं जा रहा हूँ और इसका जो वैल्यू है वो कितना है 0.54। ठीक है, तो ये हमारा अगर पॉजिटिव में वैल्यू है तो यहाँ पे I2 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये चीज वो बोल रहा है। ठीक है, तो इसने कहा है कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो एक बार ऑप्शंस देखते हैं फिर समझते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो मैं बताता हूँ, वरना मेरे को जितना याद आ रहा है इस क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। चलो एक एक करके ऑप्शन। Fe3 प्लस से Fe2 प्लस 0.77, I2 से I नेगेटिव I2 0.54, Cu2 प्लस से Cu 0.34, Ag प्लस से Ag 0.8। तो मैंने क्या बोला कि जिसकी हाईएस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है, हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है, वो सबसे अच्छा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मुझे किसकी दिखती है, Ag प्लस Ag कपल की। तो Ag प्लस क्या है मेरा सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इन सब में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरा Ag होगा, तो इसका आंसर भी डी होगा, फोर्थ होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं अब क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रोड potential value of some redox couples are given below. On the basis of these values, choose the correct option. अच्छा देखो, जिसका इसमें हिंट है more negative value of electrode potential stronger equal to stronger reducing agent, है ना। देखो सिंपल सी बात ये बोल रहा हूं मैं, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा, तो ये इंप्लाई करता है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे सपोज करो लिथियम का जो वैल्यू है वो इसका वैल्यू काफ़ी नेगेटिव है ना। मतलब सपोज करो इसका वैल्यू -3 है और मेरा सोडियम का लगा लेते हैं, इसका वैल्यू बोल दो -2 है। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा नेगेटिव होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे देखो लिथियम का जो Li+ का जो वैल्यू है वो ज़्यादा नेगेटिव है, तो Li+ मेरा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये चीज़ बोल रहा है बस वो, ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा सोडियम के कंपेरिजन में, Na+ के कंपेरिजन। सेम चीज़ बोल रहा है बस, ये और कुछ नहीं है। और इसका उल्टा भी ट्रू होता है कि जैसे जिसका जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसी हिंट पे ये क्वेश्चन करना है और कुछ है नहीं ज़्यादा। देखते हैं क्या बोल रहा है। Cu विल रिड्यूस Br नेगेटिव, Cu विल रिड्यूस Br नेगेटिव। देखते हैं ये काम होगा या नहीं होगा। Cu की वैल्यू क्या होगी, Cu देखते हैं हमारा, अगर Cu2+ से Cu की वैल्यू मेरी है 0.34, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। तो Cu से
Cu2+ में अगर बनाऊं तो वैल्यू आएगी -0.3। ठीक है। और ये कह रहा है Br नेगेटिव विल रिड्यूस Br नेगेटिव। Br नेगेटिव देखते हैं एक बार। Br नेगेटिव में का अगर मैं Br नेगेटिव Br2 लिखूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी -1.9, ये आ जाएगी। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती है वो ज़्यादा अच्छा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? Br। तो Br नेगेटिव Cu को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन Cu Br नेगेटिव को रिड्यूस नहीं कर सकता। क्या देखो इसकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव ज़्यादा है। तो नेगेटिव ज़्यादा का मतलब क्या है? Br नेगेटिव क्या है? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या है? Br नेगेटिव Cu को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन Cu Br नेगेटिव को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो ये आंसर तो नहीं है मेरा, ये आंसर तो नहीं है। अगला क्या बोल रहा है? Cu विल रिड्यूस Ag। Cu विल रिड्यूस Ag। Cu और Ag का देखते हैं। Cu की जो वैल्यू दी है इन्होंने वो दी है 2+, और Ag की वैल्यू दी है Ag+ से Ags का वैल्यू है हमारा 0.8 प्लस का। और उसने क्या क्वेश्चन क्या है? Cu विल रिड्यूस Ag। क्या Cu Ag को रिड्यूस कर देगा? Cu का देखते हैं, Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। जब जैसे तुम्हें अब Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है तो हमेशा रिवर्स कर दो। हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो अगर Cu का बोला है तो Cu को लेफ्ट हैंड साइड पे लाना पड़ेगा पहले। तो Cu कोमा स्लैश कोमा Cu2+ लिख दूंगा मैं। अब देखो अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो मेरा साइन भी चेंज हो जाता है। तो साइन क्या होगा? साइन क्या होगा? प्लस की जगह नेगेटिव हो जाएगा 0.34। और इसने क्या बोला है? Ag की बात करिए, तो Ag के लिए मैं क्या कर दूंगा? Ag+। अब देखो इसको मैं यहां लाया हूं तो साइन भी चेंज होगा, तो -0.8। तो यहाँ पे क्या है? Ag जो है मेरा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। Ag मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है और Cu कम है। तो Ag Cu को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन Cu Ag को नहीं कर सकता। Ag Cu को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन Cu Ag को नहीं कर सकता। सेम वही वाली बात है, लॉजिक है जो हमने पहले में देखा था। तो ये भी आंसर नहीं होगा। Cu विल रिड्यूस I नेगेटिव। I नेगेटिव देख लेते हैं। अब तो तुम लोगों को ये चीज बहुत आसान लग रही होगी। I नेगेटिव की बात कर रहा है वो, तो हमें क्या दे रखा है? I2/I नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है, ये कितनी है? 0.54। अब हमें I नेगेटिव की बात करनी है तो I नेगेटिव को ऐसे लिख देता हूं मैं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -0.54। अब देखो इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, यानी ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है तो जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कम वाले को मार देगा। तो जो ज्यादा ताकतवर है, यहाँ पे हमारा I नेगेटिव ज्यादा ताकतवर है, ये Cu को मार देगा। Cu हमारा ये Cu को खत्म कर देगा, ये कम नेगेटिव है, कम पावरफुल है। तो I नेगेटिव Cu को रिड्यूस कर देगा, लेकिन Cu रिड्यूस नहीं कर पाएगा I नेगेटिव को। सेम है, तीनों में लॉजिक सेम है, लेकिन आंसर ये है कि Cu ना Ag को रिड्यूस कर सकता ना I नेगेटिव को। अब ये कह रहा है Cu विल रिड्यूस Br2। Cu देखते हैं। Cu का -0.34 है और Br2 का कितना है? Br2 देखो, Br2 Br ये दे रखा है, Br नेगेटिव इजिकल टू 0.1 सॉरी कितना है? 1.9 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या है? Cu ज्यादा, Cu हमारा क्या है? इसकी वैल्यू नेगेटिव में, और जो नेगेटिव में होता है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कम्पेयर टू जो पॉजिटिव में। तो यहाँ पे Cu Br2 को कर देगा रिड्यूस। तो ये आंसर हमारा होगा 4th। चलो आगे। यही है हमारा जो मतलब थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा ये सब कैसे हो रहा है, बाकी तो इजी क्वेश्चन है सारे इसके आगे के। चलो ये वाला सबसे हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड इन द सेंस कि इसमें थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसका टाइम ले लो तुम, 1 मिनट ले लो, उसके बाद मेरे को बताना, ठीक है ना? मतलब उसके बाद आंसर लिखना, जो भी को अपनी कॉपी में आंसर लिखना, और ठीक है। क्या बोल रहा है एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब वही अपना ई नॉट, फाइंड आउट पेयर बिटवीन विच रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। नॉट फिजिबल बोल रहा है, नॉट फिजिबल। अच्छा इसमें एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जैसे यहाँ Fe3+ और I नेगेटिव है, तो Fe3+ से Fe2+ बना रहा होगा, और
आई नेगेटिव से I2 बन रहा होगा। इसका कुछ E वैल्यू होगा, E1 मान लेते हैं, और इसका कुछ E2 वैल्यू होगा, ठीक है ना। दोनों को ऐड कर देंगे, E1 प्लस E2। अगर E1 प्लस E2 पॉजिटिव आएगा हमारा तो रिएक्शन फीजेबल है, रिएक्शन होगी। अगर E1 प्लस E2 मेरा नेगेटिव आएगा, लेस देन जीरो आएगा, जीरो से कम आएगा, नेगेटिव आएगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। ये हिंट है, इस हिंट के अराउंड ये पूरा क्वेश्चन होगा। लंबा लेंथी आंसर है इसका, एक बार निकाल के देखो, 1 मिनट का टाइम लो, फिर जो आंसर है मेरे को बताओ और लिखो कमेंट सेक्शन में, फिर हम इसको आगे करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो एक बार देख लेते हैं, करें क्या बताओ। अरे यार, एक तो वो है ना कि ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो पता नहीं चल रहा है आप लोगों का रिएक्शन क्या है, तो इसलिए चलो मैं अपने हिसाब से एज्यूम कर रहा हूँ कि इतने टाइम बाद करवाना शुरू कर दूंगा। तो जैसे मैंने बताया था, इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, आप लोगों को एडिशन देखना है, एडिशन करके देखना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा पेयर पहले आ रहा है। जैसे यहाँ पे I2 आ रहा है, तो इसको मेरे को I नेगेटिव को पहले लाना है, क्योंकि यहाँ I नेगेटिव है, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा तो इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान देनी है। तो एक एक करके देखते हैं। तो मैंने कितने स्पेस दिया है, ओके। पहला है मेरा Fe3 प्लस एंड I, अगर रिएक्शन करेंगे तो वो फीजेबल है या नहीं है। Fe3 प्लस से Fe2 प्लस बनाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना होगा, प्लस एक इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा मेरा E1 की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.77, और मुझे वैल्यू दे रखी है I2 से I नेगेटिव जाके उसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को E दे रखा है वो 0.54 पॉजिटिव में। लेकिन यहाँ पे क्या है मेरा I नेगेटिव है, ये है ना, आई नेगेटिव चाह रहा है मेरा, तो आई नेगेटिव से मेरा I2 बनेगा, है ना। तो देखो ये इधर से इधर रिवर्स हो गया, ये आई नेगेटिव से, ये तो I2 से आई नेगेटिव जाने की वैल्यू है। तो अगर मैं जैसे इस चीज को फोकस करो, बस इस चीज पे फोकस करो अभी, ये वैल्यू मुझे दे रखी है I2 से आई नेगेटिव जाने की, लेकिन मैं कहां से कहां जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं आई नेगेटिव से I2, है ना। तो क्या होगा, I2 से आई नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है, लेकिन मैं जा रहा हूं उल्टा उल्टा जा रहा हूं, तो वैल्यू क्या होगी मेरी, नेगेटिव हो जाएगी, इज इक्वल टू -0.54। तो इसकी जो वैल्यू आएगी E2 आएगी -0.54। अब क्या सिंपली क्या करना है, E1 प्लस E2 कर देना है, तो E1 प्लस E2 कर दो, 0.77 माइनस 0.54 कितना आ जाएगा, माइनस करके देख लो, 7 3 2 0 प्लस प्लस 0.3 2.3, यानी ये रिएक्शन तो मेरी फीजेबल है। अगर मैंने क्या बोला था, अगर वैल्यू मेरी पॉजिटिव आए तो रिएक्शन होगी, वैल्यू नेगेटिव आए तो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये रिएक्शन तो मेरी होगी, और मुझे बताना है कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, मतलब कौन सी फीजेबल नहीं है। तो ये रिएक्शन तो मेरी हो रही है, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब तो सिंपल है, आप तो कर ही लोगे, लेकिन फिर भी मैं चल सारे करके दिखा देता हूँ। Ag प्लस एंड Cu, अगला पेयर मेरा ये था। तो Ag प्लस से Ag जाने का मेरे को दे रखा है वैल्यू E इज इक्वल टू E1 बोल देता हूँ, E1 इज इक्वल टू 0.8, और Cu2 प्लस से Cu जाने का दे रखा है मेरे को E2 इज इक्वल टू 0.34। लेकिन लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं Ag प्लस से Ag में जाऊंगा, Ag प्लस से Ag में जाऊंगा, और Cu से मैं Cu2 प्लस में जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा। अभी तक ये बात समझ आ गई होगी तुम लोगों को। तो यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा, तो Cu से
Cu2+ बनाना पड़ेगा, और ये करने के लिए मेरा E की जो वैल्यू होगी वो भी रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स इन द सेंस नेगेटिव हो जाएगी। E2 की वैल्यू मेरी क्या होगी ओरिजिनली, -0.24। अब मुझे क्या करना है, E1 प्लस E2 कर देना है। E1 प्लस E2 करके क्या होगा, 0.8 माइनस 0.34, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इज इक्वल टू 0.46। 0.46 यानी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये रिएक्शन भी मेरी फीजेबल है, यानी दूसरी रिएक्शन भी मेरी फीजेबल है, तो आंसर तो ये भी नहीं होगा, आंसर तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दिया है इसने, Fe3+ एंड Cu। अब देखते हैं Fe3+, Fe3+ से Fe जाने के लिए, तो Fe2+ जाने के लिए E1 की वैल्यू मेरी दे रखी है 0.77। ठीक है, और अभी हमने निकाला था Cu से Cu2+ जाने के लिए वैल्यू क्या है मेरी, -0.34। Cu से Cu2+ जाने के लिए जो मेरी वैल्यू है वो है E2 इज इक्वल टू -0.34। E1 प्लस E2 कर दो यहाँ भी, तो क्या आएगा, प्लस 0.43। 0.43 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव में आ रहा है, यानी ये रिएक्शन भी मेरी हो जाएगी। अगर मैं Fe3+ एंड Cu की रिएक्शन कराऊं तो ये भी मेरी हो जाएगी, तो ये भी मेरी रिएक्शन हो पा रही है, तो ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर तो मेरा डी होगा। जब एक ही आंसर है तो डी होगा। अब देखते हैं, इसमें वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए जो हम लॉजिक लगा रहे हैं उसके हिसाब से, यहाँ करके देख लेते हैं इसको। एजी एजी से एजी प्लस से एजी जाएगा तो 0.8 होगा, एजी से एजी प्लस जाएगा तो -0.8 हो जाएगा। Fe3+ की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.77। इसका सम कर देता हूं मैं, सम करके कितना आ जाएगा 0.03, माइनस में आ रहा है, तो अगर माइनस में आ जाए वैल्यू तो मैंने पहले बताया था वो रिएक्शन क्या होगी, नॉट फीजिबल, नॉट फीजिबल ही बतानी थी। तो एजी एंड Fe3+ की रिएक्शन क्या होगी हमारी, नॉट फीजिबल, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी हमारी। ठीक है ना, अगर मैं एजी और Fe3+ की रिएक्शन कराऊं तो ये मेरी रियल लाइफ में नहीं हो पाएगी। चलो, ये था अभी तक का जो सबसे लेंथी और सबसे थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें दिमाग लगाना है, और इस तरह का साइन वाइन देखने हैं, और इस तरह एक बार लॉजिक समझ आ गया होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। लॉजिक अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन तुमने देखा एक जैसे ही हैं, कि तुम्हें देखना है कि साइन क्या होगा, चेंज कब करना है, ये करना है, बस वही, और क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थायोसल्फेट रिएक्ट्स डिफरेंटली विद आयोडीन एंड ब्रोमीन। थायोसल्फेट होता है H2O3 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम थायोसल्फेट। थायो, ये चीज याद रख लेना कि थायोसल्फेट क्या होता है, थायोसल्फेट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कई सारी जो हमारी रिएक्शंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग रिएक्शंस है उसमें काम आता है। तो ये याद करना कि थायोसल्फेट क्या होता है, ठीक है ना, थायोसल्फेट याद कर लेना। अच्छा, क्या बोल रहा है, ये रिएक्शन करता है आयोडीन के साथ और ब्रोमीन के साथ, और आयोडीन और ब्रोमीन क्या है, हमारे हेलोजन फैमिली से हैं, हेलोजन फैमिली से हैं। लेकिन अब क्या है, ये रिएक्शन अलग अलग तरीके से करता है। देखो एक में तो ये अलग कुछ बना रहा है, S4O6 2 नेगेटिव अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और एक में SO4 2 नेगेटिव बना रहा है, तो ऐसा क्यों, अभी देखते हैं। इसका रीजन दिखाना है, इसका रीजन बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मैं हिंट तुम्हें देता हूँ, एक हिंट ले लो और फिर इसको सॉल्व करना। हिंट ये है कि इसकी और इसकी, इन दोनों में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। हिंट, थिंक अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की, उसके बारे में सोचो। थिंक अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन बोथ द प्रोडक्ट, और तुम्हें फिर समझ आएगा कि नीचे का आंसर क्या होना चाहिए, कि ये दोनों हेलोजेंस के साथ अलग तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है या क्यों बिहेव कर रहा है। हेलोजेंस में तो एक तरह से करना चाहिए था, तो ये अलग क्यों कर रहा है, ये चीज़ तुम्हें तब समझ आए, ठीक है ना। चलो
ये सब क्या कैलियोग्राफी कर दी मैंने, चलो इसको हटा। हाँ, कुछ सोचा, एक बार निकाल के दिखाता हूँ, फिर सोच, साथ में सोच। पहले देखते हैं S4O6 2 नेगेटिव में क्या होगी। खाली पेज। S4O6 2 नेगेटिव, इसमें क्या होगी। एक्स ले लेता हूँ मैं, सल्फर की ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा 4x, इसकी -2 होगी ऑक्सीजन की, -2 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज, तो 4x -2 इक्वल टू -2, 4x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/4 इक्वल टू 7/। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आएगी मेरी 7/। अब SO4 2 नेगेटिव में देखता हूँ मैं क्या आएगी। SO4 2 नेगेटिव, यहाँ x ले लेते हैं, क्या होगा x प्लस ये -2 होगा, तो सिंपली -2 और इंटू 4 इज इक्वल टू -2, x -8 इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू +6। यहाँ आ रही है सल्फर की +6, देखो। और यहाँ पे क्या है, थाइसल्फेट का भी निकाल लेते हैं। S2O3 2 नेगेटिव में क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन, S2O3 2 नेगेटिव, यहाँ -2, 2x -2 इंटू 3 इज इक्वल टू प्लस, x इज इक्वल टू 4 इक्वल टू प्लस। अब देखो +2 से 7/2 जा रहा है, तो ये तो मैं कह सकता हूँ इजीली कि ऑक्सीडेशन तो हो रहा है यहाँ पे, हाई सल्फेट का ऑक्सीडेशन तो हो रहा है। और नीचे भी +2 से +6 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, ब्रोमीन भी ऑक्सीडेशन कर रहा है, आयोडीन भी ऑक्सीडेशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे +2 से 7.2 जा रहा है, अगर इसको मैं माइनस करूँ 7.2 मतलब कितना हो जाएगा मेरा 3.5, है ना। अगर मैं इसको माइनस करूँ तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया इन केस ऑफ आयोडीन। आयोडीन के केस में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आया मेरा 3.5 -2 इज इक्वल टू 1.5 आया चेंज। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन में क्या चेंज आया 6 -2 4 का ऑक्सीडेशन चेंज आया। अब देखो यहाँ एक इंटरेस्टिंग नोट करने वाली बात है कि जो जितना स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो उतना ज्यादा चेंज लाता है। समझ रहे हो मेरी बात, जैसे ब्रोमीन के कारण चेंज आया +4 का और आयोडीन के कारण चेंज आया +1.5 का, यानी ब्रोमीन के कारण ज्यादा चेंज आया सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यानी ब्रोमीन मेरा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एज कंपेयर टू आयोडीन। आयोडीन के मुकाबले मेरा ब्रोमीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन दोनों रिएक्शन से मुझे ये पता लगता है। तो ये रिएक्शन ऑप्शंस देखते हैं क्या है, ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, पहला ही आंसर है, पहला ही चीज सही है। लेकिन बाकी की भी देखते हैं, ब्रोमीन इज वीकर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, नो। थायोसल्फेट अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन रिडक्शन बाय आयोडीन, नो। दोनों में ऑक्सीडेशन हुआ है, हमने देखा है अभी। ब्रोमीन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड आयोडीन अंडरगो रिडक्शन इन दिस रिएक्शन, नो। ब्रोमीन का भी रिडक्शन हुआ है, आयोडीन का भी रिडक्शन हुआ है, तो आंसर होगा मेरा फर्स्ट। ठीक है ना, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, जेई मेंस में या जेई एडवांस में, ये याद नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में, तो ऐसा नहीं है कि हवा में कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने दिया, ये आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ब्यूटीफुल। ये रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन के साथ क्या प्रोडक्ट बनता है। और इसका जब हम क्लास ट्वेल्थ में हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, तब ये दोनों रिएक्शंस वापस आएंगी, ये दोनों रिएक्शन तब वापस हमें मिलेंगी। ठीक है ना, तो अगर अभी चाहो तो अभी इन दोनों रिएक्शंस को याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, और इस तरह का काफी काम की रिएक्शंस हैं दोनों। या जब उस टाइम याद कर लेना जब तुम्हें याद करनी पड़ेगी, या तो अभी याद कर लो या आगे याद कर लेना, याद तो तुम्हें करना पड़ेगा, इतना है। ठीक है ना, आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। The oxidation number of an element in a compound is evaluated on the basis of the certain rules। हमने वो 6-7 रूल्स पढ़े थे ना, उनके बेसिस पे निकालते हैं, ये बात वो बोल रहा है। Which of the following rule is not correct in this respect?
हमने वो 6 रूल जो पढ़े थे उनमें से कौन सा रूल इनमें से नहीं है, मतलब कौन सा रूल गलत है, ये चीज बोल रहा है वो। तो एक एक करके देखेंगे, नीचे से शुरुआत करेंगे इस बार, ठीक है ना। इस, इसमें आप लोग मेरे से 30 सेकंड का टाइम ले लीजिए, 30 सेकंड के बाद मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। ओ शिट 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 शिट। आंसर तो नहीं देखा तुम लोगों ने, मैं बस देख रहा था हमारा स्पेस कितना है, कहीं आंसर लिखने ही नहीं चाहिए स्लाइड्स में। चलो देखते हैं, नीचे से देखते हैं। इन ऑल इट्स कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन इज -1। हाँ बात सही है। फ्लोरीन क्या है हमारा, फ्लोरीन क्या है हमारा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन अगर मेरा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो हर कंपाउंड में -1 शो करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हम अपना काम आसान करने के लिए यूज़ करते हैं और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड होता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हम ये मान के चलते हैं कि हम उसको, ज़्यादा नेगेटिव होती है हम ये मान के चलते हैं कि उसने सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए हैं। जैसे मैंने HF का तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, इसमें ये मान के चलते हैं कि फ्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं जो शेयर्ड हैं और हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं बचा है, तो फ्लोरीन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण -1 चार्ज आ जाता है, या ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो, और हाइड्रोजन पे +1 आ जाता है क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है फ्लोरीन के पास। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हमेशा ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 ही शो करेगा। तो ये बात मेरी एकदम सही है। एन एलिमेंट इन द फ्री और द अनकम्बाइंड स्टेट बियर ऑक्सीडेशन नंबर 0। सही बात है, अगर O2 हो या हाइड्रोजन हो 0 0 होता है, Na हो 0 होगा, K हो 0 होगा। फ्री स्टेट में या अनकम्बाइंड स्टेट में हमेशा 0 अपना ऑक्सीडेशन नंबर वो शो करेगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड इन 0। हाँ सही बात है, जैसे चार्ज हमारा अगर उस पर कोई नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा हमारे से CO2 है, इसमें इसमें +4 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर और -2 ऑक्सीजन का, तो +4 -2 इंटू 2 ये क्या होगा, +4 -4 इज इक्वल टू 0। यानी कोई कंपाउंड है उसके ऊपर जो हमेशा ऑक्सीडेशन नेट सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, सभी ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम मिला दें तो वो 0 होगा हमेशा। सही बात है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, ये बात गलत है। जैसे अगर आप सोचो NaH करके कोई मेरा कंपाउंड है, तो एल्कली मेटल्स हमेशा +1 शो करेंगे। अगर ये +1 शो करेगा और अभी हमने देखा कि कंपाउंड पे तो 0 होना चाहिए, इसका मैं x मान लेता हूं, है ना। तो +1 + x इज इक्वल टू 0, तो 1 + x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, -1 शो कर रहा है, -1 शो कर रहा है। तो एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स के साथ हाइड्रोजन क्या है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो भी करता है। तो ये जो मेरी बात है ये गलत है, ये बात मेरी गलत है। तो आंसर मेरा क्या होगा, फर्स्ट हमें यही बताना था कौन सा रूल गलत है, तो यही होगा मेरा, ये कोई रूल नहीं होता, ये गलत है, फर्स्ट होगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मतलब पता नहीं मुझे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने इसमें थोड़ा मल्टी करेक्ट में क्यों नहीं दिया ये, लेकिन ठीक है। N3 नेगेटिव को हम एक ही उसमें मानते हैं। हिंट, हिंट क्या, हिंट ये ले सकते हो कि सेपरेट करके देखो, सेपरेट करके देखो, सेपरेट इन आयोनिक फॉर्म्स, कि आयनिक फॉर्म में सेपरेट करके कैसे ये दिखेंगे, या दो आयन जब बनेंगे तो वो कैसे शो होंगे, इस तरह से सोचना तो आंसर आ जाएगा। इसके लिए 30 सेकंड का टाइम ले लो, ठीक है ना। चलो एक बार शुरू करते हैं। देखो वो कह रहा है दो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए एक ही एलिमेंट की। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो एक एक बार ही आ रहे हैं, तो इनमें तो कुछ हम देखेंगे नहीं। और हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन दोनों केस में +1 और +1 शो कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन से कनेक्टेड है तो +1। जैसे यहाँ क्या होगा, ये NH4
NH2 प्लस और OH नेगेटिव, इसमें मैं तोड़ सकता हूं। तो यहाँ पे सिंपली ये +3 शो कर देगा, तो ये -3 शो कर देगा, और ये +1 शो करेगा। यहाँ पे -2 और हाइड्रोजन +1, तो हाइड्रोजन यहाँ पे +1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। NH4 NO3 को मैं तोड़ के देखता हूँ, ये किस में टूटेगा, NH4 प्लस में टूटेगा और NO3 नेगेटिव में टूटेगा। अब इसमें निकाल के देखता हूँ मैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की तो +1 होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 होगी। अब इनका निकाल के देखते हैं एक बार, ठीक है ना। यहाँ x मान लेता हूँ, यहाँ y मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखता हूँ x +1 इंटू 4 इज इक्वल टू +1, क्योंकि यदि प्लस चार्ज आ रहा है, तो x +4 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू -3, x क्या है, -3 आएगा मेरा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, सिंपली y, ठीक है ना, y आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर कितना, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, तो y -6 इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू +5। तो देखो यहाँ पे एक बार नाइट्रोजन -3 शो कर रहा है, यहाँ पे -3 शो करता है, और यहाँ पे +5 शो करता है। तो एक ही कंपाउंड में नाइट्रोजन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यही हमें बताना था कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन या कोई भी एलिमेंट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आंसर सेकंड होगा, सिंपल सा है। इसमें तुम निकालोगे N2H4 में निकालोगे, तो यहाँ ये +1 शो कर रहा होगा, तो सिंपली क्या है, इसको ले लो इस तरह का, ये x ले लो, तो कितना हो जाएगा, 2x + 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, सिंपल। तो दोनों में -2 होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। और N3H का आप खुद निकाल के देखना एक बार, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, 1। सिंपल सा हिंट था कि इसको आयनिक फॉर्म में तोड़ के देखो और फिर विजुलाइज करो तो आंसर आ जाए, ठीक है ना। आयनिक फॉर्म में तोड़ के देखा मैंने, तो आंसर आ गया। एक और सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में इनमें से किसमें सेंट्रल एटम में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपल है, चारों कंपाउंड लिख लो और उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे एक एक करके। देखते हैं चारों कंपाउंड कौन कौन से हैं मेरे। CrO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव, और MnO4 1 नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है जो तुम लोग देख सकते हो कि कि सब ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और कोई भी एल्कली मेटल नहीं है, एल्कली अर्थ मेटल नहीं है, और फ्लोरीन नहीं है। एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल और फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 के अलावा कुछ और शो करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल नहीं है, ना फ्लोरीन है, तो सब में ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करेगा, -2 शो करेगा। अब आपका काम बहुत आसान हो चुका है। आपको सिंपली क्या काम करना है, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, और उसके बाद कंपेयर करना है, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो आएगा उसको सेट कर देना है ना। जिस जैसे मान लो कि किसी की +1 +4 +6 +7, इस तरह से इस ऑर्डर में जो भी आए, जिस ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, इस ऑर्डर में सेट कर देना है, जिस जिस ऑर्डर में भी आए। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कुछ नंबर लिखे हैं, ठीक है। तो अभी एक काम करो, आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, फिर ये डिस्कस करते हैं, और फिर आंसर भी लिख देना चैट बॉक्स में क्या आ रहा है, ठीक है ना। चलो निकालते हैं एक एक, सबको ऑक्सीडेशन नंबर का निकालते हैं पहले। CR का x मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे x की वैल्यू देखते हैं क्या, फिर इसको x की जगह a मान लेते हैं।
ठीक है, देख लो क्या होगा, A -2 इंटू टू, -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू टू इज इक्वल टू -1, A -4 इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, +3, ये आएगा प्लस। CrO2 नेगेटिव का जो में Cr की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, इसको B मान लेता हूँ, आगे देख लेते हैं। B -2 इज इक्वल टू -1, B -6 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल, Cl की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ClO3 नेगेटिव में वो +5 होगी, इसमें निकाल लेते हैं, इसको C मान लेता हूँ, तो C -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, C इज इक्वल टू -8 और उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +6, ये +6 आएगा, इसमें निकाल लेता हूँ, उसको D मान लेता हूँ, तो कितना होगा D -2 इंटू 4, -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, D -8 इज इक्वल टू D इज इक्वल टू +7, तो निकल गया, ये तो सेम ऑर्डर ही आ रहा है, यानी Cr2O नेगेटिव सबसे पहले आना चाहिए मेरा, Cr2O नेगेटिव सबसे पहले आना चाहिए, जिसमें नहीं है वो काट दो, इसमें ClO3 नेगेटिव सबसे पहले बोला है, इसमें Cr4 2 नेगेटिव, CrO3 2 नेगेटिव, क्योंकि ये +3 है, ये सबसे पहले आना चाहिए, यहाँ भी +3। उसके बाद देखो ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +5, तो +5 +5। उसके बाद देखो यहाँ CrO4 2 नेगेटिव और MnO4 नेगेटिव दे रखा है, तो CrO4 2 नेगेटिव में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +6, और इसमें क्या थी, +7, और ये क्या हो जाएगा, +7 +6, तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, ये क्या हो रहा है, पहले इंक्रीजिंग कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, जबकि ये जो ए हमारा ऑप्शन है ये सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, +3 +5 +6 +7, तो आंसर मेरा क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि मुझे क्या बताना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था ऑक्सीडेशन नंबर का वो बताना था। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो काफी लोगों को डाउट कर सकती है कि सेंट्रल एटम कौन सा होता है, सेंट्रल एटम होता है सिंपली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हमारा सेंट्रल एटम होता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम कौन सा होता है हमारा, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो सेंट्रल एटम, तो ऑक्सीजन के सामने तो सभी लीस्ट है, ऑक्सीजन से देखो जो होता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन, इस ऑर्डर में होते हैं, तो ऑक्सीजन के बाद जितने मेटल हैं वो तो ऑक्सीजन के सामने लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, कम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए सेंट्रल एटम इन सब में क्रोमियम क्लोरीन और मैग्नीसी ही होगा, ठीक है ना। चलो, लगभग हाफ ऑफ द हमारा हो गया है, इसके बाद हमारे 16 क्वेश्चन है इसमें, तो हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन जो शुरुआत के क्वेश्चंस थे वो थोड़े लेंथी थे, थायोसल्फेट वाला और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, आगे के थोड़े से इजी और कम लेंथी हैं, तो इतना टाइम नहीं लगेगा, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिटेड बाय एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन इट्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कोई एलिमेंट शो कर सकता है वो उसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, ये बोल रहा है वो। विद which of the following outer electronic configuration of the element will exhibit largest oxidation number, इनमें से कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, ये चीज बोल रहा है। देखो इसमें एक सिंपल सा हिंट है, काउंट टोटल, ये हिंट है, और उसके बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि मैक्सिमम कौन शो करेगा। तीस सेकंड का टाइम लो और फिर इसको करो, फिर डिस्कस करो बच्चों।
चलो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या हिंट दिया था कि काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो सिंपली क्या होता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका टोटल या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्लस n s इलेक्ट्रॉन, ये होता है, ठीक है ना। तो इसमें देख लो, इसमें क्या आएगा, इसमें 1 + 2 3 आएगा, इसमें 3 + 2 5 आएगा मैक्सिमम, इसमें 5 + 1 6 आएगा मैक्सिमम, और यहाँ 5 + 2 7 आएगा। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 3d5 4s2 के केस में दिखाई जाएगी। तो इसको इस तरह से अप्रोच करना था। इसको एज अ फॉर्मूला तुम देख लो या ट्रिक समझ लो या कैसे भी समझ लो, इस तरह से अप्रोच करना था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखो any transition element n-1d electrons plus ns electron, therefore larger the number of electron 3d orbital, higher is the maximum। इस तरीके से निकाल के देख सकते हैं। आगे देख, आइडेंटिफाई द डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। तो हिंट है कि डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन बेसिकली होती ऐसी हैं कि जिसमें एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा होता है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है। सेम एलिमेंट हमारा रिड्यूस भी हो रहा होता है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है, ठीक है ना। तो उसको हम डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन कहते हैं। तो डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन में एक तरह से तुम ये चीज़ भी देखो कि एलिमेंट हमारा 3 कंपाउंड में होना चाहिए, 3 कंपाउंड में मिनिमम होना चाहिए, 3 कंपाउंड में होना चाहिए। 3 कंपाउंड मतलब या तो वो अपना एक नेटिव स्टेट और 2 कंपाउंड में हो या 3 कंपाउंड में हो, मिनिमम 3 में तो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, तभी डिस्प्रोपोर्शनलिटी आ सकती है, वरना आएगी ही नहीं, ठीक है। और इसमें क्या ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें देखना है, 3 ऑक्सीडेशन नंबर, अगर 3 ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें मिल जाए किसी एलिमेंट की तो समझ लो वो डिस्प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये है, सबकी लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं। चलो 30 सेकंड टाइम देता हूँ, तुम आंसर मार्क करो अपनी कॉपी में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, उसके बाद देखते हैं, वरना मैं इसका देख, ठीक है। तो चलो एक बार करते हैं। यहाँ पे जो कार्बन का +4 होगा -1 0, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -। तो यहाँ पे देखो कार्बन हमारा +4 शो कर रहा है, हाइड्रोजन -1 और +1 शो कर रहा है मेरा, यानी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, लेकिन हमें 3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है कि 3 कौन शो कर रहा है। ऑक्सीजन 0 और -2 शो कर रहा है, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा हो। तो ये मेरी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं है। इसमें देखते हैं, +4 -1 0 +4 -1 +1 -1। क्लोरीन कार्बन +4 और +4 शो कर रहा है, क्लोरीन 0 और -1 शो कर रहा है, और हाइड्रोजन -1 और +1 शो कर रहा है, लेकिन कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा हो। तो ये भी मेरी डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं है। क्लोरीन 0, ये -2, ये +1 -1, क्लोरीन -1, ऑक्सीजन यहाँ पे तुम्हारा +2 शो कर रहा होगा, ठीक है ना। देखो ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट है कि ये फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है तो वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और यहाँ पे ये +2 शो कर रहा होगा, -2 +1। यहाँ पे देखते हैं फ्लोरीन का 0 है, -1 है और -1। फ्लोरीन तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो ही नहीं करता है कभी। ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन -2 में है, +2 में है और -2 में है, 3 नहीं है, सिर्फ 2 ही में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन +1 में है और +1 में है, तो यहाँ भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन 3 में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इसका देखते हैं, इसमें n की वैल्यू होगी +4, -2 ऑक्सीजन की, -2 ऑक्सीजन +1 नाइट्रोजन,
यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी नाइट्रोजन की +3 -2, यहाँ पे वैल्यू होगी +5 -2 +1 -2। अब देखो नाइट्रोजन पे फोकस करो एक बार, नाइट्रोजन पे फोकस करो। नाइट्रोजन यहाँ पे +4 शो कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन +3 शो कर रहा है, और यहाँ पे नाइट्रोजन +5 शो कर रहा है। मैंने क्या कहा था कि कोई से एक एलिमेंट 3 ऑक्सीडेशन अगर इस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो वहाँ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होती है। ये कॉन्सेप्ट बना लेना कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का क्या है, कि एक एलिमेंट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो वहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होगी, 3 या 3 से ज़्यादा। तो मेरा फोर्थ इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन कोई अगर जेई में पूछ सकता है, सीबीएसई एग्जाम्स में पूछ सकता है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन तो यही है। हाइड्रोजन से अगर कोई सबसे आसान क्वेश्चन कोई पूछेगा तो वो यही पूछ सकता है। इसका एक बार बता दो मुझे। इनमें से कौन सा एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो नहीं करता है, ये बताना है। इसके लिए तो 15 सेकंड का टाइम, उसमें ही बता दोगे तुम लोग, अगर आता होगा पता। चलो मैं बताता हूँ। क्लोरीन क्या है, -1 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ब्रोमीन भी -1 से +7 शो कर सकता है। आयोडीन भी -1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए फ्लोरीन सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और ये याद कर लेना, -1 और 0। -1 कंबाइंड स्टेट में हमेशा, कंबाइंड स्टेट और कंपाउंड में हमेशा -1 शो करेगा, और 0 हमेशा नेटिव फ्री अनकंबाइंड स्टेट में। यानी F2 में हमेशा 0 होगा, और कंबाइंड अगर किसी से भी फ्लोरीन कंपाउंड बना रहा है तो -1। तो ये दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है मैक्सिमम। और जबकि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का भी मैंने बताया था, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन मतलब जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे किसी भी रिएक्शन में, जबकि फ्लोरीन सिर्फ 2 ही कर सकता है। तो आंसर क्या होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन नंबर एट मैक्स शो कर सकता है किसी कंपाउंड, किसी रिएक्शन में। 3 कभी शो नहीं कर सकता, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कभी शो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे सिंगल करेक्ट जो है वो खत्म होते हैं। अब मेरे को करने हैं मल्टी करेक्ट। मल्टी करेक्ट के मेरे ज़्यादा नहीं है, 12, 13, 14, 15, 16, 5 क्वेश्चन हैं जो मल्टी करेक्ट के हैं। मुश्किल से हार्डली 15-20 मिनट में हमारे हो जाएंगे, और उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और हमारे जो जिस प्रकार के भी, जिस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में, वो सब ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू अबाउट द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी तुम्हें रिडॉक्स का कोई क्वेश्चन मिले ना, तो आंख बंद करके सबसे पहले तो तुम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो सबके। ठीक है ना, तो इसमें सबके पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, फिर बात करते हैं। तो तुम इसमें 1 मिनट टाइम ले लो मेरे से, और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, उसके बाद इसका देखते हैं। हिंट ये है कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, हिंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, उसके बाद इस रिएक्शन में सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर देखते हैं। तुम्हारे सारे आंसर पता लग जाएंगे क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत, जैसे मैंने जब मैं लेक्चर ले रहा था तब मेरे से शुरुआत में बच्चों ने पूछा था कि सर आपने कई सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर भी बता रहे हो, जबकि मैंने कहा था ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट कंसेप्ट होगा रिडॉक्स रिएक्शन में, जिससे हम इजीली बता सकते हैं कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। मैंने ये चीज़ बोली थी उस टाइम भी। ऑक्सीडेशन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम कह सकते हो, इससे काफ़ी चीज़ें ईजिली पता लग जाती है। ठीक है ना। पर डिस्कस कर, ऑक्सीडेशन निकाल लिया आप लोगों ने, निकाल लिया हो, मैं बता देता हूँ। पोटेशियम तो हमेशा +1 शो, ऑक्सीजन -2 करेगा क्योंकि क्लोरीन के साथ, यहाँ पे +1,
-1 आएगा। क्लोरीन का एक बार निकाल के देख, क्लोरीन का अगर मैं x ले लूँ सब, तो क्लोरीन का क्या आएगा, प्लस x प्लस 2 0 1 माइनस 6 प्लस x इज इक्वल टू 0 माइनस 5 प्लस इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू प्लस 5। क्लोरीन का क्या आया हमारा। अच्छा चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस क्या बोलते हैं। पहला बोल रहा है पोटेशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है हमारा वो इंक्रीज करे। पोटेशियम का क्या, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करा है, +1 था +1 है, नहीं करा। तो पोटेशियम क्या ऑक्सीडेशन किया है, नहीं किया। इसने क्या बताया था, ये बात क्या झूठ है, ये झूठ बोल रहा है कि पोटेशियम ने ऑक्सीडेशन किया है। हमें क्या बताना है, नॉट ट्रू, झूठ ही बताना है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये झूठ बोल रहा है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्लोरीन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का +5 था, क्लोरीन का -1 हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जबकि क्लोरीन का क्या हो रहा है, +5 से -1 जा रहा है। +5 से -1 जाने का मतलब क्लोरीन तो रिडक्शन हुआ है, क्लोरीन का तो रिडक्शन हुआ है, और ये क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये झूठ बोल रहा है, तो ये भी हमारा आंसर झूठ ही बताने दो। तीसरा क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, -2 था और ऑक्सीजन का 0 हो गया, जबकि रिड्यूस में क्या होता है, रिड्यूस में हमारी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना चाहिए, जबकि यहाँ पे -2 से 0 यानी इंक्रीज हुआ है, +2 इंक्रीज हुआ है, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ है रिड्यूस की जगह, तो ये भी झूठ बोल रहा है, तो ये भी हमारा आंसर। लास्ट वाला देखते हैं, नन ऑफ द स्पीशीज आर गोइंग अंडर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नहीं, देखो क्लोरीन मेरा रिड्यूस हुआ है और ऑक्सीजन मेरा ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है ना, जबकि ये कह रहा है किसी ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन किया ही नहीं है, तो ये बात भी गलत है। तो आंसर मेरे इसके होंगे A B C D, चारों आंसर होंगे इसके मेरे। तो बच्चों आगे देख क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो इसमें भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है पुराने वाले की तरह, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करो, मतलब आंख आंख खुली रखो मतलब आंख बंद करने से मेरा मतलब था कि जैसा ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे ना तुम्हें कि मतलब इस इन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ मिले, तो तुरंत सोचो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर के। अब सिंपली क्या काम करो, आंख बंद करो और ऑक्सीडेशन नंबर लिख डालो सभी के, ये हिंट है। उसके बाद 1 मिनट बाद मैं तुम लोगों से डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना, 1 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। एक मिनट, 1 मिनट भी काफी लंबा लगता है अगर बात ना करो तो। चलो 1 मिनट हो गया है वैसे, अब करते हैं। चलो ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं सभी का, इजी हो जाएगा, इसी से आना है आंसर, पेन से स्टार करेक्ट से। जिंक का क्या होगा, 0 नेटिव स्टेट में। HCl का क्या होगा, Cl का -1, H का +1 होगा। जिंक क्लोराइड में क्या होगा, क्लोरीन का -1 होगा, अगर इसका -1 होगा तो -1 इंटू -2, ये टोटल -2 चार्ज कर देगा, तो यहाँ +2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 0 हो जाएगा। अब देखो, अब तुम सबके आंसर निकाल सकते हो, एक बार ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया तो सबके आंसर निकाल दोगे। पहला क्या बोल रहा है, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, पहले वाले में इनकरेक्ट बतानी थी, दूसरे वाले में करेक्ट कह रहा है, करेक्ट वाली बता देते हैं। चलो कौन सी करेक्ट है ये बात बतानी है। जिंक इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, उसको ऑक्सीडेंट कहते हैं। तो जिंक खुद रिड्यूस हो रहा है क्या, नहीं, जिंक तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जिंक अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा होगा, है ना। ऑक्सीडेंट वो होते हैं जो खुद रिड्यूस हो जाए, ऑक्सीडेंट वो होते हैं जो खुद रिड्यूस हो जाए। यहाँ पे जिंक क्या है, 0 से 2 जा रहा है, तो जिंक तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये तो मेरी स्टेटमेंट गलत है, ये मेरी स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बोल रहा है क्लोरीन इज एक्टिंग एज एन रिडक्टेंट। रिडक्टेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस कर दें, तो क्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है क्या,
क्लोरीन -1 से 0 जा रहा है, तो -1 से 0 को जाने का मतलब क्लोरीन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लोरीन खुद ऑक्सीडाइज क्लोरीन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। नहीं, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, क्लोरीन -1 से -1 है, -1, सॉरी -1 से -1 है, तो क्लोरीन ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है, ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है, तो ना ऑक्सीडेंट की तरह काम कर सकता ना रिएक्टेंट की तरह काम कर सकता, तो ये बात भी मेरी गलत है। हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडेंट, हाइड्रोजन ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीडेंट मतलब जो खुद रिड्यूस हो, +1 से 0 जा रहा है, यानी कि अब खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये आंसर सही है मेरा, ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है हाइड्रोजन। और चौथा क्या कह रहा है, जिंक इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडेंट। देखो हमने यहाँ कहा था कि जिंक ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट, सॉरी जिंक ऑक्सीडेंट की तरह काम तो कर नहीं रहा है, तो जिंक रिडक्टेंट की तरह ही काम करेगा। देख भी लेते हैं, 0 से 2 जा रहा है, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसी और को उसने रिड्यूस करा होगा, जो दूसरों को रिड्यूस करता है उसको क्या कहते हैं, रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो जिंक होगा हमारा आंसर। तो थर्ड और फोर्थ इसका आंसर है। 14 देखते हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं अब। 14 क्या बोल रहा है देख। The exhibition of various oxidation state by an element is also related to the outer orbital electronic configuration of its atom. ठीक है, atoms having which of the following outermost electronic configuration will exhibit more than one oxidation state in its compound. इसमें भी वही हिंट है, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसे हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। इसमें भी हिंट यही है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू काउंट द नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वही ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जिम्मेदार हैं। चलो देखो, है कोई ज्यादा इसमें, इसके जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 हो सकती है, इसकी जो 1+2 इसकी मैक्सिमम 3 हो सकती है, इसकी 2+2 इसकी 4 हो सकती है, और इसकी 2+3 5 हो सकती है। अब 3 का मतलब क्या है, ये 0 1 2 3 ये शो कर रहा होगा, ये 0 1 2 3 4 शो कर रहा होगा, 0 1 2 4 और 5 ये शो। तो इतना मैं कह सकता हूं कि सिर्फ पहला ही एलिमेंट मेरा ऐसा है जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है, एक मतलब इसको एक ही मानो तुम, एक ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है, बाकी तो मेरे एक से ज्यादा शो कर रहे हैं। तो उसने कहा था एक से ज्यादा कौन कौन शो करेगा, तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ एक से ज्यादा शो करेंगे, खत्म। आगे देखते हैं, इजी था। देखो फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया कि फॉस्फोरस रिडक्शन कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्या कर रहा है इसमें। देखो अब तो मुझे हिंट देने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुमने मेरे पिछले 2-3 क्वेश्चन देखे हैं, सिंपल क्या है, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, राइट ऑक्सीडेशन नंबर। स्पेलिंग गलत लिख दी, राइट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो सबके। उसके बाद सोचना क्या करना है, पहला स्टेप सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो सबके, उसके बाद देखेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, वो सब बात की बात। और एक चीज याद रखना कि हाइड्रोजन एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल के साथ ही नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वरना पॉजिटिव 1 ही शो करता है। उनके साथ -1 शो करता है, वरना सबके साथ +1 ही शो करता है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। कई बार कंफ्यूजन होती रहती है कि हाइड्रोजन को +1 ले -1 ले, क्या ले। हाइड्रोजन एल्कली एल्कली अर्थ मेटल के साथ कनेक्टेड है तो -1 शो करेगा, वरना और किसी के साथ कनेक्टेड है तो +1 ही शो करेगा हमेशा। यहाँ पे एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल दोनों नहीं दिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन जहाँ पे भी है उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेना, ठीक है ना, हिंट के अंदर हिंट दे दिया। और ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल के साथ ही अपनी अलग सी कुछ ऑक्साइड सब ऑक्साइड पर ऑक्साइड बनाता है, और फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और सबके साथ वो -2 शो करता है। तो यहाँ पे ना एल्कली मेटल है ना एल्कली अर्थ मेटल है ना फ्लोरीन है, तो ऑक्सीजन हमारा -2 शो करेगा। तो अब तुम्हें बता दिया सब कुछ मैंने कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इस रिएक्शन में। बस फॉस्फोरस की निकालनी है तो निकाल लेना, इजी है। अब तो अब क्या ही है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बचा। 1 मिनट का टाइम ले लो मेरे से और 1 मिनट के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है।
अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचेगा, ठीक है, इजी। चलो 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 डिस्कस करते हैं। सिंपली मैंने क्या कहा था, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, तो ऑक्सीडेशन नंबर लिख ली होगी तुम लोगों ने। सिंपली क्या है, फास्फोरस की लिखते हैं, चलो एक एक करके लिख देते हैं। फास्फोरस की क्या है, जीरो होगी यहाँ पे। ऑक्सीजन की मैंने कहा -2 लिखो सभी में, और हाइड्रोजन की +1 होगी सभी में। इसमें हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, फॉस्फोरस की यहाँ देखो ये +1 है तो ये -3 शो करेगा। यहाँ पे निकालनी पड़ेगी तुम लोगों को -2। अगर मैथ्स अच्छी है तो मुंह से ही निकाल सकते हो ओरली करके, मैथ्स अच्छी नहीं है तो निकाल के देख लेते हैं। इसके एक्स मान लेते हैं फॉस्फोरस की, इसमें तो कैसे आएगी, सिंपल सा ले लो, 2 2 × 1, 2 क्यों, 2 ये हाइड्रोजन के कारण 2, प्लस एक्स, एक्स ये फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटू 2, 2 इसका इस कारण से, और -1 जो चार्ज है इसके ऊपर -1, ठीक है ना। तो 2 -4 प्लस एक्स इज इक्वल टू -1, नीचे आ जाओ थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा, 2 -4 -2 प्लस एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू +1 आ रहा होगा, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे +1 आ। अब देखते हैं कि क्या है, फॉस्फोरस इज अंडरगोइंग रिडक्शन ओनली, क्या सिर्फ रिडक्शन हुआ है फॉस्फोरस का। देखते हैं फॉस्फोरस का जीरो से, फॉस्फोरस की क्या है, जीरो से फॉस्फोरस कहाँ गया है, -3 में गया है और +1 में गया है। तो यहाँ तो इसका रिडक्शन हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है इसका, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो सिर्फ रिडक्शन नहीं हुआ है, फॉस्फोरस इज अंडरगोइंग ओनली ऑक्सीडेशन, सिर्फ ऑक्सीडेशन भी नहीं हुआ है। फॉस्फोरस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, हाँ बात सही है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन इज अंडरगोइंग नाइदर ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन, हाइड्रोजन की तो सब में +1 थी तो नाइदर ऑक्सीडेशन, +1 से +1 ही रह गई, तो ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, हाँ ये बात भी सही है। तो आंसर इसका होगा इसका सी और डी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ओके, शुरुआत भी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से करी थी लगभग, और अंत भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से करेंगे। तो क्या बोल रहा है ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड, एनोड की तरह काम करेगा व्हेन कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, एनोड की तरह काम करे जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम इसको कनेक्ट करेंगे तो, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कौन करता है, जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसकी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अब और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो है हमारी 0। तो जिसकी 0 से कम होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू वो एनोड की तरह काम करेगा, और जिसकी 0 से ज्यादा होगी वो कैथोड की तरह काम करेगा। तो इसमें यही बताना है कि एनोड की तरह कौन काम करेगा। अब तो मैंने लगभग आंसर ही बता दिया है, तो फिर भी तुम लोग मुझे बता दो इसका क्या होगा। 1 मिनट का टाइम ले लो, फिर इसका खत्म करते हैं। ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का।
जो एमसीक्यू क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, उसका लास्ट है। ठीक है बच्चों। चलो, मैंने क्या बोला, जो नेगेटिव होगा जिसका इलेक्ट्रोड, वो एनोड की तरह काम करेगा। नेगेटिव देखो किसका है, एल्युमिनियम का है, इसका नेगेटिव है और इसका नेगेटिव है, तो ये दोनों एनोड की तरह काम करेंगे, खत्म बात। और इसका पॉजिटिव है, ये अगर हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होंगे तो कैथोड की तरह काम करेंगे। बस हो गया, सिंपल, कुछ था नहीं इसमें। चलो तो बच्चों, खत्म आज का लेक्चर, द एंड, बाय बाय, रेडॉक्स रिएक्शन खत्म हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफी, मतलब सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते रहे, दिमाग एकदम ऐसा हो गया मेरा भी। तुम्हें लोगों को, मतलब तुम लोग तो, मैं मतलब हिम्मत है कि तुम लोग, मतलब मैं अपने आप को भी सोचता हूँ कि मैंने कैसे जेई निकाला था, कि इतना पढ़ा था मैं उस टाइम, और ये इस तरह का है ना। ये काफी, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन, बार बार ये करके यार काफी दिमाग ऐसा हो गया है एकदम अजीब सा। चलो बच्चों, खत्म हुआ रिडॉक्स रिएक्शन। अब हाइड्रोजन का एक बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आएगा, शायद अगले हफ्ते में हाइड्रोजन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेके आऊँ। तो खत्म हो गया। चलो, आपको अगर हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे, है ना। और योग 10 प्रोमो कोड यूज़ कर लीजिए ना, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल ऐप स्टोर से, और योग 10 प्रोमो कोड यूज़ कर लीजिए। जब वो एंट्री का टाइम आपको बोले तो आपको उससे क्या होगा, फ्री एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं बच्चों। थैंक यू देखने के लिए ये लेक्चर, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आगे देखते हैं। हमारे जो चैनल है उसको आप अनअकैडमी स्कॉलर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा जो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस ले लेना, योग 10 प्रोमो कोड यूज कर लेना, और हर एग्जाम को हम क्रैक कर देंगे। जब हम कहते हैं लास्ट में लेट्स क्रैक इट, हर एग्जाम के लिए क्रैक कर देंगे। चलो बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे, गुड आफ्टरनून, बाय।